हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को लेकर चलूँगा लखनऊ की कुछ ऐतिहासिक इमारतें दिखाने। चलिए शुरू करते हैं। और मैं जा रहा था लखनऊ उत्तर प्रदेश स्टेट आर्काइव्स की एक वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए अपने दोस्त मानिक के साथ। लखनऊ, जिसे अवध के नवाबों ने अपने शासनकाल में इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। खासकर दूरदर्शी नवाब असफुद्दौला के समय में तो यह शहर अपनी संस्कृति और वास्तुकला की ऊंचाइयों को छू गया था। लखनऊ एक नायाब शहर है। यह आधुनिकता और सदियों पुरानी विरासत का एक दिलकश मेल है जो किसी भी आने वाले इंसान को अपनी ओर खींच लेता है और उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। और हाँ, यहाँ की जायकेदार पाक संस्कृति की तो बात ही निराली है। लखनऊ की तहजीब और अदब के केंद्र में कला और संस्कृति बसती है। अपने भव्य व्यंजनों के अलावा लखनऊ भरपूर स्ट्रीट फूड के लिए भी मशहूर है जो हर किसी को यहाँ पर स्वाद लेने के लिए आमंत्रित करता है। और इसी कड़ी में मेरे लखनऊ टूर की शुरुआत होती है वाजपेयी कचौड़ी भंडार पर आज तक की सबसे अच्छी कचौड़ी खाने से। उसके बाद हमने सामने वाली दुकान राम आश्रय से कुछ मिठाइयाँ खाईं और हजरतगंज से होकर निकल देते हैं अपने अगले गंतव्य के लिए। लखनऊ को जो वास्तव में सबसे अलग बनाता है वो यहाँ की बेजोड़ कलात्मक विरासत है जो यहाँ की अद्भुत कला और शिल्प में सहज ही झलकती है। और ये सारी प्राचीन कारीगरियाँ लखनऊ की महान विरासत का प्रमाण है। आज कॉन्फ्रेंस का डे 1 है। मैं तैयार हो चुका हूँ। चलिए आप सभी को भी लेकर चलता हूँ अपने साथ। आज हमारी 5 डेज वर्कशॉप का डे 1 था। इस वर्कशॉप का नाम था अभिलेख पांडुलिपि अभिरुचि कार्यशाला। शोध के प्रारंभिक आयाम डिजिटाइजेशन एवं रिकॉर्ड प्रबंधन अंग बन जाए। दूसरा कि आप अपने रोजगार में रहें, उससे हमें हमारे जो है कैसे उपयोग कर सकते। हमारा सेशन 1 हो गया आज की वर्कशॉप का। अब हम जा रहे हैं सेशन 2 के लिए आफ्टर टी ब्रेक। It was nice. यस। इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करवाया था उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ने और 5 दिन तक चलने वाली ये वर्कशॉप काफ़ी सफल रही थी जिसमें हमको डेली अलग अलग एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स सुनने को मिले थे। वर्कशॉप का प्रथम दिवस खत्म होने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हजरतगंज और यहाँ हम आते हैं रॉयल कैफ़े जहाँ की चाट बहुत ज़्यादा मशहूर थी। भले ही 1 प्लेट चाट के प्राइस थोड़े ज़्यादा थे पर 2 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी थी। हजरतगंज को 1827 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर शाह ने बसाने से शुरुआत की थी। इसके बाद 1842 में इस क्षेत्र का नाम नवाब अजमत अली शाह के नाम पर हजरतगंज कर दिया गया था। 1857 में विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने शहर का प्रशासन अपने हाथ में लिया और हजरतगंज को लंदन की क्वीन स्ट्रीट की तर्ज पर पुनर्निर्मित किया। कैसी लगी चाय? सुदामा जैसी। चाय बहुत टेस्टी है। हम कैंपस की याद आ गई, बिल्कुल सुदामा जैसा टेस्ट है इसका। ट्रू। इट्स वर्थ द हाइप। 20 रुपए में पूरा बड़ा कप भर के चाय। डे 2 ऑफ वर्कशॉप। डे 2 की वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने आज के टूर के लिए। इस दिन हम लोग को जाना था गोमती रिवर फ्रंट और अंबेडकर पार्क। ये दोनों ही जगह गोमती रिवर के किनारे पर थी। सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं गोमती रिवर फ्रंट को देखने के लिए। यहाँ पर थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोमती रिवर के किनारे। फिर उसके बाद हमको जाना था अंबेडकर पार्क। गोमती नगर में स्थित यह एक सार्वजनिक स्मारक है। यह स्मारक भारतीय न्यायविद और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को समर्पित है। यह स्मारक ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहूजी महाराज और कांशीराम के जीवन और स्मृतियों को भी सम्मानित करता है। स्मारक में 124 विशाल हाथी भी हैं। इस स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने करवाया था। इस स्मारक की आधारशिला 1995 में रखी गई थी और इसको सर्वप्रथम 2008 में मुख्यमंत्री द्वारा जनता के लिए खोला गया था। इस स्मारक के गर्भगृह में अम्बेडकर की जीवनी को दर्शाने वाली कई मूर्तियां हैं। इसमें विपरीत दिशाओं में 4 द्वार हैं।
गर्भगृह में अंबेडकर जी की एक कांस्य प्रतिमा कुर्सी पर बैठी हुई है और प्रतिमा के आधार पर हिंदी में उनका एक संदेश लिखा हुआ है जो कहता है, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक के सामने संग्रहालय है जिसमें बाकी सभी महान विभूतियों को भी सम्मानित किया गया है। अगर मौसम अनुकूल है तो आप इस स्मारक में आके अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं और इन महान विभूतियों के जीवन संघर्ष से जुड़ी कहानियों को जानकर प्रेरित भी हो सकते हैं। Elephants, so many elephants. इस स्मारक से निकलने के बाद हम इसी के पास स्थित पहुंच जाते हैं लखनऊ की एक फेमस स्ट्रीट पर जिसको चटोरी गली के नाम से जाना जाता है, जहां पर हमने कुछ व्यंजन ट्राई किए जो कि काफ़ी अच्छे थे। Shooting video? Yeah. How is it? अगले दिन सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाते हैं पुराने लखनऊ में और सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं रूमी दरवाज़ा। 1782 में नवाब असफुद्दौला ने इसको निर्मित करवाया था। यह वास्तुशिल्प रत्न सिर्फ शाही ताकत दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका जन्म करुणा से हुआ था। एक ऐसी परियोजना जिसे भीषण अकाल के दौरान संघर्ष कर रहे नागरिकों को गरिमा का रोजगार प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह विशाल द्वार पुरानी लखनऊ नगरी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। फारसी वास्तुकार किफायतुल्लाह ने इसको डिजाइन किया था और ये गेट मुगल, तुर्की और फारसी वास्तुकला तत्वों को एक साथ मिश्रित करता है और आज रूमी दरवाज़ा लखनऊ की एक खास पहचान है। रूमी दरवाजे के आगे वॉक करते हुए आप पहुंच जाएंगे 1 मिनट के अंदर ही हुसैनाबाद क्लॉक टावर पर। इस क्लॉक टावर का निर्माण 19वीं शताब्दी के आसपास नसीरुद्दीन हैदर शाह द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर की आगमन की स्मृति में करवाया था। इस मीनार की स्थापत्य शैली में मुगल और विक्टोरियन वास्तुकला का संगम देखा जा सकता है। इसके बाद मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ पिक्चर गैलरी में, जिसे हुसैनाबाद पिक्चर गैलरी के नाम से जाना जाता है। यह गैलरी चित्रों, कलाकृतियों और तस्वीरों का एक असाधारण संग्रह प्रदर्शित करती है। इस इमारत का मूल रूप से निर्माण 1838 में नवाब मोहम्मद अली शाह ने करवाया था अपने ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में, और शुरुआत में इसे बारादरी के नाम से जाना जाता है और बारादरी से एक शांत तालाब का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है। और इस पिक्चर गैलरी में संग्रहित हैं अवध के नवाबों के बहुत बड़े बड़े चित्र। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ इसके बाद छोटा इमामबाड़ा में। प्रवेश करने पर विजिटर्स का स्वागत एक शानदार सफ़ेद प्रवेश द्वार द्वारा किया जाता है, जो एक सुंदर ढंग से तैयार किए गए प्रांगण में खुलता है, जो हरियाली और फूलों की सजावट से भरा हुआ था। इसके अंदर एक शांत और उठा हुआ टैंक केंद्र से होकर गुजरता है, जिसे एक अलंकृत लोहे के पुल से पार किया जाता है, और इसी में एक छोटी अति सुंदर अलंकृत मस्जिद भी है, जो इस प्रांगण की खूबसूरती को बढ़ाती है। इस इमामबाड़े का आंतरिक भाग काफ़ी चमकदार और सुसज्जित था, जिसमें व्यापक सोने का पानी चढ़ा हुआ दर्पण और शानदार बेल्जियम क्रिस्टल झूमर शामिल हैं, जो मुहर्रम और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान प्रकाशित होते हैं। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, पर आप इसकी बाहरी सुंदरता से ही इसके अंदर की सुंदरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ बड़ा इमामबाड़ा। इस इमामबाड़े का निर्माण नवाब असफुद्दौला ने 1780 में शुरू करवाया था, ठीक उसी साल जब एक भयानक अकाल ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। नवाब ने इस इमारत को सिर्फ धार्मिक मकसद से नहीं, बल्कि एक विशाल रोजगार योजना के तौर पर बनवाया था। हजारों लोगों को इस काम में नौकरी मिली, जो करीब 1 दशक तक चला। अकाल के उस मुश्किल दौर में इसने लोगों को पैसे कमाने का एक पक्का जरिया दिया।
नवाब की इस दूरदर्शिता और दयालुता ने इस इमाम बाड़े को सिर्फ एक भव्य इमारत ही नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बना दिया। इस इमाम बाड़े का केंद्रीय हॉल सरल इंजीनियरिंग का एक प्रमाण है। बिना किसी लकड़ी या धातु के समर्थन के दुनिया में सबसे बड़ी धनुषाकार छत होने का दावा करता है। इसका विशाल आकार इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम के दौरान हजारों की सभाओं के लिए अनुमति देता है। और ये थी इमामबाड़े के पास ही स्थित बाउली। इसके अलावा इमामबाड़े के अंदर कई सारे हॉल्स भी हैं, जैसे चीनी हॉल, फारसी हॉल और भारतीय हॉल, जिनमें वास्तुकला देखने लायक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ की काफी प्रसिद्ध भूल भुलैया में। कहा जाता है इसमें 1024 रास्ते हैं। हालांकि इसका सटीक आंकड़ा आज भी एक रोचक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है इस भूल भुलैया में नवाबों के लिए गुप्त मार्ग और छिपे हुए खजाने भी मौजूद थे। और भूल भुलैया को पार करते हुए हम पहुंच जाते हैं इसकी छत पर। हेलो क्यूट क्लैरी। डर गई कैमरा कॉन्शियस। कैसा लगा आपको लखनऊ? बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग वापस पहुंच जाते हैं स्टेट आर्काइव्स, जहां पर होनी थी डे 3 वर्कशॉप। और आज इस दिन वर्कशॉप खत्म होने के बाद हम लोगों को अभिलेखागार का टूर भी कराया गया था और अभिलेखीय संरक्षण की बारीकियों से हमको परिचित कराया गया। We are going inside archives for a tour. Let me take you to. अभिलेखागार इतिहास के छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता है। इसके अंदर जाकर काफ़ी अच्छा लगा। हमको बताया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर दस्तावेज़ों को सहेज कर रखा जाता है, जिससे वो लंबे समय तक टिके रहें। दस्तावेजों के संरक्षण के दौरान अभिलेखागार में मौजूद लोगों और कर्मचारियों को काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तकनीक की सहायता से इन समस्याओं का हल जरूर निकल रहा है, पर फिर भी आम जनमानस में विरासत को लेकर जागरूकता बढ़ाने की काफी जरूरत है। क्रिस्टल हैं थाइमॉल के और उसके नीचे बल्ब लगा हुआ है। थाइमॉल वहाँ देख चुके हैं लोग। इतना ही प्रेशर देना है कि नीचे का पॉलीथीन भी नहीं, सिगरेट फ्लेम भी नहीं करना चाहिए। स्टार्ट। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।